ये योजना जो आप शुरू करने जा रहे हैं, मैं जानता हूं जितनी इस योजना की जानकारी माताओं बहनों पर पहुंच जाएगी, उतना ही बड़े पैमाने पर आपको समर्थन मिल जाएगा। आपने जो आर्थिक रूप से मदद करने का फैसला लिया है, जो 2100 रुपए देने का फैसला लिया है, मैं अपनी तरफ से आपको और अपनी तमाम बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप उनके सम्मान को दिलाने का काम कर रहे हैं। जितनी जरूरी शिक्षा है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है, उतना ही अगर हमारी माताओं बहनों के हाथ में और उनके अकाउंट में पैसा और सम्मान पहुंच जाएगा तो हमारी बेटियां और माताएं अपने आप आगे बढ़कर के काम करने लगेंगी। हम खुद चिंतित हो जाते हैं जब कभी टीवी अखबार में देखते हैं कि दिल्ली जैसी जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षित उनके हाथ में होगा। इसलिए ये आपके जो आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी माताएं बहनें जो इतने बड़ी संख्या में हैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं आपको एक बात का और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहां पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पे जो लाठीचार्ज हुआ है, और ये पहला किस्सा नहीं, इसके अलावा भी पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी घटना घटी है कि अधिवक्ताओं के साथ हिंसा और उनकी जान भी गई। ये कष्टपूर्ण है। अधिवक्ता अपना पूरा जीवन लगाता है न्याय दिलाने के लिए, गरीब अमीर सबकी आवाज उठाता है। मैं आपसे आपके माध्यम से कानून मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द पूरे देश में लागू करे सख्ती से, जिससे उनके अधिकार सुरक्षित रख पाए और उनके बच्चों का भी जो है उनके साथ कोई घटना न घटने पर उनके बच्चों का भी जो है नुकसान ना हो। तो पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं और कानून मंत्री से अपील करता हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में सख्ती से लागू करा जाए और जल्द से जल्द। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदया। आपने शून्यकाल में मुझे मेरे लोकसभा क्षेत्र धौरहरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश की इस समय जो एक प्रमुख मांग है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, ग्रामीण इलाके के लोगों की पहली मांग होती है कि उनके ग्राम सभा में बारात घर का निर्माण करा दिया जाए। सभापति महोदया, पहले गांव के प्राइमरी स्कूल में बारात रुकने की इजाजत होती थी। इधर के दौर में प्राइमरी स्कूलों में बारात रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम सभा में और खासकर धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम सभा में बारात घर का निर्माण कराया जाए, और जब तक बारात घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है तब तक प्राइमरी स्कूलों में बारातों को रुकने का अवसर प्रदान किया जाए, जिससे ग्रामीण इलाके की प्रमुख समस्या का समाधान हो सके। आपने समय दिया, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तापिरगांव जी। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है।
पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहन ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है, बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डरकर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहाँ हक छीने जाते हैं वहाँ अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना
बताना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें, तो वह सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी। श्री हनुमान बेनीवाल जी। विधानसभा नियमावली में नियम है, माननीय नेता, नियम 56 में जब ग्राह्यता पर बात होती है तो जो नोटिस दिए होते हैं उन्हीं को बोलना चाहिए। जब चर्चा होती है तो पूरा सदन, कोई भी सदस्य उसमें हिस्सा ले सकता। मैं कोई आपत्ति इस बात की है, क्या माननीय सदस्य ने आपको कोई नोटिस दी थी? अगर नहीं नोटिस दी है तो ग्राह्यता पर इनको कैसे बोलने दिया गया? मैं ज्यादा नहीं, 2 बात कहना चाहता हूं। मैं बहराइच खुद गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहराइच में जिस रास्ते से जुलूस निकलता था उस रास्ते में परंपरागत रूप से 50 मीटर में बड़ी घनी बस्ती है और वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। जब पहले जुलूस जाता था तो वहाँ बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी जाती थी। अब की बार कोई फोर्स लगाई नहीं गई और वहीं झगड़ा वितंडाबाज शुरू किया गया। अब ये कहना कि फोर्स मांगी नहीं गई, अरे सुनिए, नहीं, हम भी जानते हैं। अरे शांत रहिए, प्लीज शांत। वहाँ के थानाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखा था, थाना हरजी क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसको सकुशल संपन्न कराने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की मांग हेतु प्रत्यावेदन। महोदय, सादर निवेदन है कि थाना स्थानीय क्षेत्र पूर्व की भांति इस वर्ष भी दशहरा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। त्योहार के पूर्व की भांति इस वर्ष भी सकुशल संपन्न कराने हेतु इस अतिरिक्त बल, जिसमें 1.5 सेक्शन पीएसी, 1.5 सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता है, जिसकी उक्त त्योहार सकुशल संपन्न कराया जा सके। ये चिट्ठी है। तो जब वो चिट्ठी आपका यशो पुलिस अधीक्षक को लिखा, ये फोर्स क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो समझता था यहाँ हो सकता है। उन्होंने किया तो ये आपके पुलिस प्रशासन की पूरी उदासीनता या तो उनकी साजिश का परिणाम है, यह बहराइच का दंगा। मैंने ये चिट्ठी आप वेरीफाई करवा लीजिएगा, देख लीजिए। अगर दिया गया, अगर ये फोर्स दे दिया गया होता तो वहाँ बहराइच में दंगा नहीं होता। बड़े पैमाने पर दुकानें जलाई गई, एक नौजवान गोली लगी मर गया। इसके साथ ही साथ वहाँ तो जो हुआ, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ भी दुकानें फूंकी और जलाई गई। एक अनूप शुक्ला है, उनका पूरा वही जला दिया गया। अगर ये इस तरह की बात होती, अनूप शुक्ला का एक वो था, शोरूम था मोटरसाइकिल का, वो जलाया गया, उनके कागज जलाए गए। तो इसको, अरे भी आप रहे होंगे वहां, जानते होंगे, हम तो जानते नहीं, आप उसमें सम्मिलित रहे होंगे। तो जो उसमें सम्मिलित रहता वही नहीं जानता है, हम कहाँ जान पाते। तो इसलिए मैं एक बात ये मुझे कहना था, इसकी जांच आप जरूर करवाइए। क्या पुलिस अधीक्षक के स्तर पर ये अगर गलती हुई, जिसमें 50 तमाम लोग, 7-7 लोग जेल में हैं, कितने लोग भागे हैं, 10 भागे हैं, वो इस भय को भी दूर करिए। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी, हमेशा चलेगा। जब एक्ट पास हो गया था तो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन गया तो चीफ जस्टिस ने सर्वे की बात कर दी, और आप जानते थे इस सर्वे से अनावश्यक विवाद पैदा होगा, तो सरकार को इसकी पुनरीक्षण याचिका दायर करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, जो नहीं हुई। अच्छा, ये जानते हुए कि सर्वे के बावजूद शहद के अनुसार उसका कोई रूप नहीं बदला जा सकता, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता, मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, ये उस एक्ट में प्रावधानित है। तो सर्वे का क्या मतलब है? सर्वे कराने का मतलब है सांप्रदायिक भावना को
चोट पहुंचाना और जो हमारी समरसता है उसको बिगाड़ना। आज हम कहाँ खड़े हैं? जिस बुद्ध की धरा से दया और करुणा का संदेश गया हो, जिस उत्तर प्रदेश की धरा से वसुधैव कुटुंबकम का नारा निकला हो, आज वहीं अपने निवासियों के साथ क्या हो रहा, कितने भेदभाव हो रहे हैं, इसको कौन देखेगा? सनातन धर्म के पैरोकार लोग, सब लोग रोज इस बात को करते हैं, लेकिन आज ये क्यों हो रहा है? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं बहुत ज्यादा हमारी घटनाओं पर बात हो गई, एक तो बहराइच की, दूसरी ये अब तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, नहीं होगा, लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जांच बहराइच की भी आपको करानी चाहिए। बहराइच केवल अधिकारियों के जांच पर न जाइए, आप तो विपक्ष में भी रहे हैं, ये अधिकारी, तब आप इनकी भी आलोचना करते रहे हैं, अब आप सरकार में हैं तो इनकी बातें सुन लेते हैं, ये कैसी रिपोर्ट देते हैं, कैसे आपको गुमराह करते हैं, कैसे शासन को इधर से उधर करने की बात करते हैं। इससे सावधानी पूर्वक आपसे मेरा निवेदन है। संभल भी उच्च स्तरीय जांच तो आपने बना दिया, कमेटी बना दी है। अब मैं अच्छा, ये आपने कहा मंदिर मिल गया, तो मंदिर तो अच्छी बात है, मिल गया, पहले से था, कौन नयापन आ गया? ये हुआ कि उस मंदिर का ताला खोल के आपने पुजारी बैठा दिया, पूजा हो, तो मंदिर का तो कोई विरोधी है नहीं। हर आदमी का, हमारे घर पर भी मंदिर है, हमारे घर के सामने बड़ा नहीं छोटा सा ही है, रोज उसमें जल चढ़ाया जाता है, हर हिंदू के घर पर होता है। तो कोई पुरातत्ववेत्ता ने खोद के तो निकाला नहीं है कि बड़ी प्राचीन मंदिर को निकाला, इसको लेकर इतना चल रहा है, मंदिर मिल गया, मंदिर मिल गया। अरे मंदिर था ही, मिला क्या? मंदिर था। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस उत्तर प्रदेश की धरा को आप सांप्रदायिकता के आग में जाने से बचाइए। अगर ये सांप्रदायिकता की आग भड़की तो पूरा उत्तर प्रदेश यानी पूरा हिंदुस्तान में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो हमारी समरसता है, जो हमारा हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, वो टूटेगा, और जब वो टूटेगा तो अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन दोनों घटनाओं का, आपने वहां तो अब नहीं जानता, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत उसे सदस्य श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी। सभापति, आपके माध्यम से मंडल आयोग की सिफारिश के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मंडल आयोग की सिफारिश जिस समय लागू हुई थी, वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर न केवल मंडल आयोग सिफारिश लागू हुई, बल्कि उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत सारी संस्तुतियां दी। लेकिन सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश इसी सदन के पारित किए हुए कानून और तमाम चीज़ों की धज्जियां उड़ाते हुए 2014 से लेके अब तक देश के तकरीबन 150 IAS अधिकारी जो अपनी मेधा, प्रतिभा और मेहनत से सफल हुए थे यूपीएससी की परीक्षा में, उस परीक्षा के सफलता के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद 1993 में DOPT ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अगर कोई अभ्यर्थी चयनित हो रहा है तो उसके माता पिता की जो वेतन की आय है, जो कृषि की आय है, वो उसमें क्रीमी लेयर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगी। लेकिन सभापति जी, 1914 से लेके आज तक लगातार शैक्षणिक आय, लगातार ये वेतन की आय, कृषि की आय को जोड़ के 150 से ज्यादा हमारे अभ्यर्थी जो चयनित हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं। सभापति जी, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के तमाम फैसलों के बाद भी DOPT के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कानून मंत्री बैठे मेघवाल साहब, आपके मंत्रालय ने भी सिफारिश की है, लेकिन DOPT मंत्रालय उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, और स्वीकार न करते हुए तानाशाही तरीके से सदन के पारित किए हुए कानूनों पे भी तानाशाही। सभापति जी, आश्चर्य आपको इस बात का होगा, एक बसंत कुमार नाम का अभ्यर्थी जो रक्षा मंत्रालय की ऑडिट सर्विस में सेलेक्ट हुआ, उसी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के आधार पर 2023 की परीक्षा में 47वीं रैंक पाकर IAS की परीक्षा टॉप कर रहा था। ऐसे भी परीक्षार्थी आज सड़कों पे घूम रहे हैं। सभापति जी, इसे सभापति जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि देश की संसद की जो सर्वोच्चता है,
देश के संविधान पे भी 2 दिन तक लंबे लंबे बखान किए भाजपा की ओर से। उन तमाम चीजों को नंदाज करके जो हमारे नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। माननीय सदस्य कमलजीत जी। धन्यवाद। हो गया, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य। धन्यवाद स्पीकर महोदया। धन्यवाद स्पीकर महोदया। महोदया, मैं आपका ध्यान दिल्ली की एक गंभीर समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूँ। जो है वो अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र एटा कासगंज में, जो कि शिक्षा से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इन दोनों जनपदों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली, आगरा, लखनऊ और बरेली जाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि एक केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और इसके साथ साथ जनपद कासगंज में जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए एक राजकीय विद्यालय कासगंज जनपद में खोले जाने के साथ साथ, मैडम एक मिनट, एटा जो केंद्रीय विद्यालय है वो राजकीय विद्यालय जो एटा में, जनपद एटा में स्थित है, उसमें शिक्षकों की कमी है और विज्ञान संकाय की अगर व्यवस्था हो जाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। मध्यम वर्ग के लोगों को। अदूर प्रकाश जी, माननीय सदस्य अदूर प्रकाश जी। थैंक यू। माननीय सदस्य श्री हरेंद्र मलिक जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लाना चाहता हूँ। मान्यवर, केंद्रीय गन्ना क्रय अधिनियम के अनुसार गन्ना किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को आपूर्ति करते हैं। उत्तर प्रदेश की यह मुख्य नकदी फसल है और इसके साथ साथ किसानों का सारी अर्थव्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा के खर्चे उस पर टिके हुए हैं। हमारी राज्य सरकार एक सलाहकार पर सलाह मूल्य घोषित करती है, जिसके आधार पर चीनी मिलें गन्ना किसानों को मूल्य का भुगतान किया करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि अक्टूबर में चीनी मिलें चली, आज दिसंबर का अंत पड़ाव है, उसके बावजूद भी किसान को ये पता नहीं कि तू गन्ना क्या भाव बेच रहा है। अभी राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया। आप ही की कैबिनेट के एक साथी ने ये कहा था कि 400 के पार गन्ना मूल्य होगा, परंतु अभी उनका भी पता नहीं वो कहाँ है, कैसे हो रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करें, आग्रह करें, निर्देशित करें, जैसा भी करें गन्ना मूल्य 400 के पार कराने की घोषणा करें। और जो किसानों के साथ ज्यादती होती है, जब वो गन्ना मूल्य मांगता है उन्हें पकड़ करके बंद कर दिया जाता है, ऐसी जेल में डाला जाता है, जो मिलाई बंद कर देते हैं, उस पर भी अंकुश लगाने का काम करें। माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी।